तो मतलब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपने देख लिया था, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फर्दर जब ग्लाइकोलिसिस से पायरूवेट बन जाते हैं यानी कि पायरूविक एसिड बन जाते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगा और उसकी वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की थी, एक आपने स्टडी की थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसके अंदर यीस्ट वगैरह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है साथ में लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और दूसरा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसके अंदर आपने देखा था कि मसल्स के अंदर ही, इवन इन द ह्यूमन बीइंग्स मसल्स के अंदर ही ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी वहां पे पायरूवेट कन्वर्ट होते हैं इनटू लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये तो वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी गेन करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको अल्टीमेटली रिक्वायर होता है ऑक्सीजन की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है पुत्र? ऑक्सीजन की, O2 की, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है पुत्र। अब ऑक्सीडेशन कैसे इनहेल की जाएगी उसको हम स्टडी करेंगे ब्रीदिंग इन में। तो ब्रीदिंग इन के फर्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे एयर को, और फॉर द इनहेलेशन हम डायफ्राम और मसल्स को जो कि रिब्स के साथ अटैच्ड है, देखिए हमारा जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड है, डोम शेप, ठीक है, यहाँ पे अटैच्ड है जो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को सेपरेट कर रहा है। तो हम जैसे ही सांस को अंदर खींचेंगे तो हमारा जो डोम शेप्ड डायफ्राम मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लंग्स को जगह मिलेगी नीचे को एक्सपैंड होने के लिए। साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली जो हमारे रिब्स के अंदर अटैच्ड मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो रिब्स को देखिए, मेरे हैंड्स की फिंगर को देखिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो आपकी चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करेंगे आउटवर्ड ऐसे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज कर गया, यानी कि स्पेस इंक्रीज कर गया, सो वॉल्यूम इंक्रीज करा, सो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड व्हिच बिकम फ्लैटेंड एंड रिब्स मूव आउटवर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, सो ड्यू टू व्हिच एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। अब प्रेशर अंदर डिक्रीज हो जाएगा, जैसा आप सब जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये बॉयल्स लॉ भी है पुत्र गैसेस के लिए, पर यहाँ पे आप समझिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में इस तरीके का रिलेशन होता है, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब आउटसाइड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से आउटसाइड द बॉडी एयर रश करेगी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स और एंटर करेगी इनटू द लंग्स, और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैसेज को कवर करती हुई वो एयर रीच करेगी, यानी कि पहुंच जाएगी टू द एल्वियोलाई व्हिच आर आल्सो नेम्ड एज एयर सैक। तो यहां तक समझ में आई आपको स्टोरी। तो जैसे ही एयर सैक तक एयर पहुंचेगी तो एयर सैक के अराउंड, यानी कि एल्वियोलाई के अराउंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल है, सो यहाँ पे ब्लड जो है वो डिफ्यूज करेगा ऑक्सीजन को, सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, सो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करेगा और ऑक्सीजन को कैरी करके वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। तो बेसिकली ब्लड के पास प्रेजेंट होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, या ये कह लीजिए हीमोग्लोबिन साइट प्रोवाइड करवाता है फॉर द ऑक्सीजन टू कैरी आउट, और ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के ऊपर सेटल डाउन होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी होता है या ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। दिस इज द सिंपल ब्रीदिंग इन। सो सेकेंड स्टेप होगा पुत्र ब्रीदिंग आउट का। ब्रीदिंग आउट के अंदर क्या होगा, फोर्सफुली हम लोग अपने डायफ्राम के मसल्स को और इंटरकॉस्टल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर देंगे। तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज होने की वजह से वहां पे जो भी एयर अवेलेबल होगी उसको हम पुश आउट करेंगे थ्रू द पाथ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। होगा क्या, जो डायफ्राम और मसल्स अटैच टू द रिब्स हैं दे गेट रिलैक्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग आउट,
दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम या स्पेस है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा पुत्र। तो होगा कैसे कि डायफ्राम जो है दैट मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स होने के बाद पहले फ्लैट हो गया था, अब रिलैक्स हो गया तो वो मूव करेगा अपनी नॉर्मल पोजीशन में अपवर्ड टू बिकम अ डोम शेप में। ऑन द अदर हैंड जो रिब्स की मूवमेंट है वो होगी अंदर को, इनवर्ट। ठीक है ना जी। जब हम फोर्स एक्सपायर करें, एक्सपिरेशन करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं हवा को, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उस समय हमारे जो रिब्स हैं दे मूव इनवर्ड ड्यू टू द रिलैक्सिंग ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल। जब ऐसा होगा तो अंदर अब वॉल्यूम आपने डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब आउटसाइड द प्रेशर, इनसाइड लंग्स के मुकाबले प्रेशर जो है वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर में एयर का लो होगा, जिसकी वजह से अब एयर रश करेगा थ्रू द नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम लंग एंड रीचेस टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से होता हुआ वो एटमॉस्फेयर में जाएगा फ्रॉम द लंग्स। अब ये होता कैसे है उसके लिए मैंने एक अलग से बनाया हुआ है कि एल्वेलाई व्हिच आर सराउंडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड दिस ब्लड कैपिलरीज कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड रीचेज अल्टीमेटली टू द एल्वेलाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में एंटर कर जाता है आफ्टर रेस्पिरेशन, जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके हमारे ब्लड वेन्स जो हैं, यानी कि जो हमारे वेन्स हैं वो कैरी करके लेके आते हैं अल्टीमेटली टू द लंग्स, और लंग्स में क्या होते हैं एल्वेलाई, जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से डिफ्यूज कर लेंगे और अल्टीमेटली उसको थ्रू द पाथ बाहर थ्रू आउट कर देंगे। तो ब्लड के पास अगेन कैरी है RBCs called which contains hemoglobin. Hemoglobin combine करेगा with carbon dioxide to form carboxy hemoglobin. तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सारे बॉडी पार्ट से ला के अल्टीमेटली एयर सैक तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से फिर वो पाथ फॉलो करता हुआ हमारी बॉडी से डिफ्यूज आउट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, मतलब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स दीज गैसेस इज लाइक दिस। यानी कि आपने सुना होगा कि जब रात के समय सर्दी होती है और कोई परिवार अंगीठी जला के सो जाता है तो वो दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते और धीरे धीरे करके जब ऑक्सीजन स्टार्वेशन होने लगती है तो एट दैट टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से धीरे धीरे करके हमारे सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली दैट लीड टू द डेथ। ठीक है, मतलब समझ आया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग, जैसा आपको पता है कि पर मिनट कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। यानी कि अगर आप चाहें तो आप इसको फील कर सकते हैं अपने चेस्ट के ऊपर हैंड रख के, 1 मिनट तक आप ध्यान से देखें और पूरा एक प्रोसेस, ठीक है ना, तो पूरा एक स्टेप है ये, इनहेल और एक्सहेल करने का एक सिंगल स्टेप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट है इन द नॉर्मल एडल्ट। हालांकि फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान या स्ट्रेस के दौरान ये रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। इवन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल एडल्ट के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको उस टाइम पे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। समझ आ गया पुत्र? बच्चों में इसलिए क्योंकि उनके लंग्स के साइज छोटे होते हैं। ठीक है, एक और बात, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होगी, जो कि हमारे मैक्सिमम इंडियन गर्ल्स में ज्यादा पाई जाती है, जिसको एनीमिया के नाम से डिजीज कहा जाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट को क्या होगा, स्टार्वेशन रहेगी ऑक्सीजन की। वो हमेशा पेल रहेगा, देखने में पीला सा दिखेगा और वीक रहेगा, थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, लेथार्जिकनेस रहेगी, तो उसके अंदर पूरी की पूरी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी टू कैरी आउट द वेरियस
अदर वर्क्स ऑफ द नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, जिसकी वजह से पेशेंट सांस लेने में महसूस करेगा प्रॉब्लम, उसको खींच के सांस लेना पड़ेगा, टायर्डनेस रहेगा, लैक ऑफ एनर्जी रहेगी, उसका वेट लूज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सी दिक्कतें होती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड दैट डिजीज इज नेम्ड एज अनीमिया। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र सबको? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम।